तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो कि टाइजिन से कहती है कि सीनियर ब्रदर टाइजिन, यहाँ तक कि तुम भी इस लेबर ऑफिस में भागकर आ गए और ये गंदी सी जगह सिर्फ तुम जैसे लोगों के लिए ही बनाई गई है। और टाइजिन जो कि उसकी ये सारी बातें सुनने के बाद बेहद ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने दांत पीसते हुए उससे कहता है कि तू अब बस अपनी मौत का इंतजार कर रही है। इतना कहने के बाद टाइजिन जूनियर सिस्टर से चिल्लाते हुए कहता है कि कमीनी, तू ये अच्छी तरीके से जानती थी कि वहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था। बस सिर्फ रेडिएंट स्टेज की 4th लेयर की एक पर्सनल वाला एरिया में पहुँच गई तो इससे यही प्रूफ होता है कि तुमने जरूर से ही कुछ न कुछ तो तय किया होगा जैसे कि तुमने लास्ट टाइम किया था। टाइजिन की ये बात सुनकर जूनियर सिस्टर भी कहती है कि मेरे ग्रैंडपा हमारे सेट के 7th एल्डर है, इसीलिए कोई भी सेक्ट में मेरे खिलाफ परेशानी खड़ी नहीं कर सकता, ना तो आउटर सेक्ट और ना ही इनर सेक्ट में। और तुम जैसे नोबडी सिर्फ एक छोटे से टॉप आउटर सेक्ट के डिसेबल वही इतने ज्यादा बेवकूफी वाली काम कर सकता है जो कि मुझसे उलझने की कोशिश कर सके, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है। अब जरा देखो अपने आप को, तुम कहाँ पे खड़े हुए हो। तो ये सुनकर टाइजिन चिल्लाते हुए कहता है कि तो तुमने क्या मान लिया है कि इस सब में तुम्हारी ही गलती थी। मगर इधर तभी गोई हुई टाइजिन से कहता है कि टाइजिन ये लोग इलाइट्स हैं, सेक्ट के सबसे ज्यादा बेस्ट, तो क्या तुम अपने इस झगड़े को थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हो। गोई हुई की ये बात सुनने के बाद तो टाइजिन जो कि शांत हो जाता है और तभी गोई हुई आगे उन दोनों से कहता है कि सीनियर ब्रदर चाइफेंग, तो अब बताइए आखिर आप हमारा किस तरीके से टेस्ट लेना चाहते हैं। और तभी चाइफेंग जो कि कहता है बिल्कुल सिंपल है, पर्सनली तौर पर तुम्हारे स्ट्रेंथ का टेस्ट लेंगे, क्योंकि अगर कोई भी एक इलाइट बनना चाहता है तो उसके पास में पावर तो होनी ही चाहिए। तो अब तभी ये सुनकर बाकी के डिसेबल में से एक डिसेबल कहता है कि तो फिर सबसे पहले मैं आ रहा हूँ। और वो बंदा इतना कह ही पाता है कि तभी चाइफेंग एक ही झटके में उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है और पलक झपकते ही वो लड़का मर के नीचे जमीन पर गिर जाता है। तो उसके साइड वाले लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी क्या हुआ, जबकि इधर दूसरी ओर टाइजिन, यूलिंग और क्विलिंग जो कि ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, जबकि गोई हुई भी हैरानी से घबराते हुए ये सब देख रहा होता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि चाइफेंग होता है, जिसने की अपनी पावर को अनलिस्ट करते हुए सिर्फ अपनी उंगली को फ्लिप करते हुए उस बंदे के सिर को काट दिया होता है। और फिर वो हंसते हुए गुई हुई से कहता है कि गुई हुई, आखिर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो, क्या तुमने भी ये सब पहले नहीं किया। और इधर दूसरी ओर क्विलिंग गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहता है कि सीनियर ब्रदर चाइफेंग, आखिर आप इतनी ज्यादा हेवनली तरीके से अपना व्यवहार कैसे कर सकते हैं, जबकि आप यहाँ पर अभी भी टेस्ट लेने के लिए आए हैं। तो चाइफेंग कहता है कि आखिर एक रिजेक्ट हुए बेकार से लेबर की क्या ही कीमत हो सकती है। इतना कहने के बाद फिर वो बाकी सभी डिसेबल की ओर घूरते हुए उनसे कहता है कि क्या अब तुम में से कोई और टेस्ट देने के लिए आगे नहीं आना चाहेगा। और चाइफेंग की ये बात सुनने के बाद बाकी के सभी डिसेबल तो जो कि काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं और कांपते हुए पीछे हटने लगते हैं, जबकि ये सब देखकर टाइजिन अपने मन में कहता है कि ये लोग यहाँ पे पक्का से कैंडिडेट चूज करने के लिए नहीं आए हैं। और टाइजिन जो कि अपने मन में ये सब सोच ही रहा होता है, तभी जूनियर सिस्टर टाइजिन से बोलती है कि टाइजिन, तुम एक टाइम पर सचमुच में एक माइटी हीरो हुआ करते थे, आउटर सेक्ट के सबसे ज्यादा बेस्ट डिसेबल, तो फिर आखिर तुम इस लेबर ऑफिस में आखिर कैसे रह सकते हो, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं हो गया तुम अचानक से यहाँ पर आकर के एक कमजोर से चूजे बन गए हो, आखिर तुम्हारा वो करेज, तुम्हारी वो हिम्मत कहाँ गई। तो ये सुनकर टाइजिन जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम जैसी एक इलाइट बन गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम स्ट्रॉन्ग बन गई हो, यहाँ तक कि मैं अभी परफॉर्म हेवन स्टेज पर हूँ, लेकिन फिर भी मैं आज तुमसे यहाँ पे फाइट जरूर करूंगा। और टाइजिन की ये बात सुनकर गुई हुई उससे कहा कि टाइजिन, ऐसी बकवास बातें करना बंद करो, और क्या तुम पागल हो गई हो, एक परफॉर्म हेवन स्टेज कल्टीवेटर होते हुए भी तुम एक रेडिएंट स्टेज कल्टीवेटर के खिलाफ हिम्मत कैसे कर सकते हो। और आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो, क्या तुम स्टीवर्ट जू हो, इसलिए इस तरीके से अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। इतना कहने के साथ ही गुई हुई अपने मन में कहता है कि ब्रदर, वो तुझे भड़का रही है लेकिन उसे अपने ऊपर हावी होने मत दो। और इधर हम जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो कि टाइजिन को भड़काने के लिए हंसते हुए उससे कहते हैं कि लगता है कि सीनियर ब्रदर टाइजिन मुझसे काफी ज्यादा डर गए हैं, तो फिर ठीक है, फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपने अपने 9 साल गवा दिए हैं, इसीलिए मैं आपके ऊपर अपना कोई भी सोल अटैक नहीं करूंगी। मगर अगर तुम अब भी मुझसे इस तरीके से मुकाबला नहीं कर सकते तो मुझे लगता है कि अब तुम एक बेकार और कायर बन गए हो। जूनियर सिस्टर की ये बात सुनने के बाद टाइजिन तो एकदम गुस्से में आ जाता है और बड़ी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि कमीने भी, अब मैं तुझे बताऊंगा कि आखिर मैं कौन हूँ। जबकि ये देखकर जूनियर सिस्टर उससे कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे डायरेक्ट भिड़ने की, लगता है कि तुम अपने बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, तो फिर ठीक है, अब तुम मरो और नर्क में जाओ। इतना कहकर जूनियर सिस्टर भी टाइजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और दूसरी ओर टाइजिन अपनी खतरनाक स्पीड का यूज करते हुए जूनियर सिस्टर के अटैक से झुककर जूनियर सिस्टर के अटैक को डॉज करता है
और पलक झपकते ही उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को पीछे मोड़ डालता है, और जिस वजह से जूनियर सीस्टर को काफी ज्यादा दर्द होता है और जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। टाइजिन उससे कहता है कि कमीनी, अब तुझे अपनी ताकत को यूज करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तू मेरा सामना करने के लिए बिल्कुल भी लायक नहीं है। इधर टाइजिन की ये बात सुनने के बाद जूनियर सिस्टर, जो कि अपने दर्द में अभी भी कभी ज्यादा दांत पीसने लगती है और गुस्से में अपने सोल अटैक को यूज करते हुए टाइजिन के ऊपर अपना सोल अटैक करती है, और जिसका कि उसने पहले मना किया था, क्योंकि टाइजिन सिर्फ एक परफॉर्म हेवन स्टेज का कल्टीवेटर होता है। इस वजह से वो उस अटैक से हिट होकर काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। जब ये देखकर क्विलिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए उसे कहता कि कमीनी चीटर ने खुद से मना करते हुए भी अपने सोल अटैक को यूज किया है। इतना कहकर क्विलिंग जैसे ही उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तभी अगले ही पल क्विलिंग के सामने चैफिंग आ जाता है और सिर्फ अपने 2 उंगली को यूज करते हुए क्विलिंग के ऊपर अटैक करता है, जिसका कि इम्पैक्ट इतना ज्यादा तगड़ा होता है कि क्विलिंग उस अटैक को खाने के बाद काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। और चैफिंग, जो कि एकदम एटीट्यूड में खड़े होते हुए कहता है कि क्या तुम लोग सचमुच में इतने ज्यादा बेवकूफ हो, और क्योंकि तुमने ये मान लिया कि एक रेडियंट स्टेज का एक्सपर्ट अपने सोल अटैक का इस्तेमाल नहीं करेगा, तुम लोग सचमुच में एक सुअर हो, बिल्कुल ही बेवकूफ, और तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा। और ऐसे बेवकूफी बड़े दाव लगाने से तुम लोग कभी भी एक इलाइट नहीं बन सकते। और इधर क्विलिंग, जो कि हिट खाने के बाद गुस्से में खड़ा होते हुए उससे कहता है कि तो क्या तुम इस तरीके से कैंडिडेट को चूज करने वाले हो, उनको इस तरीके से क्रिपल करके। और तभी जूनियर सिस्टर, जो कि हंसते हुए कहती है कि तो हम कैंडिडेट चूज करने आए हैं, और तुम जैसे रिजेक्टेड लेबर के गुच्छे ऐसे इम्पॉसिबल सपने को देखने के बारे में भी सोच कैसे सकते हो। हम लोग यहाँ पर सिर्फ तुम लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि तुम लोगों को अपनी असली जगह पहचान करके अपनी सांसों को वेस्ट करना बंद कर लेना चाहिए। ये कहकर जूनियर सिस्टर टाइजन को खत्म करने के लिए अपना एक अटैक करती है और उससे कहती है कि अब तुम हेल में जाओ। मगर तभी अगले ही पल यूलिन बड़ी तेजी से उसके करीब आती है और जूनियर सिस्टर के टाइजिन के ऊपर अटैक करने से पहले ही उसके ऊपर से अपनी मून शैडो पाम से अटैक करती है और उसे टाइजिन से दूर कर देती है। और तभी जूनियर सिस्टर भी गुस्से में यूलिन से कहती है कि बेवकूफ, मेरी अच्छी चीजों को बर्बाद करने की हिम्मत मत करना। और जूनियर सिस्टर के इतना कहते ही चाइफेंग बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता जाता है कि जूनियर सिस्टर तुम चिंता मत करो, इसे मैं देखता हूँ। इतना कहकर चाइफेंग अपनी फ्लेमिंग टेक्निक से यूलिन के ऊपर अटैक करते हुए उसे कहता है कि तो लो अब तुम मरो। जबकि इधर उस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देखकर यूलिन, जो कि काफी ज्यादा घबरा गई होती है, और यूलिन समझ जाती है कि वो इस चीज को नहीं रोक पाएगी। और जबकि चाइफेंग उसके करीब आते हुए उससे कहता है कि अब तुम मरो, लेकिन तभी यूलिन को बचाने के लिए वहाँ पे बड़ी तेजी से गुई हुई आ जाता है और चाइफेंग का अटैक सीधा गुई हुई से जाकर टकराता है, जिस वजह से वहाँ पे एक काफी ज्यादा जोरदार धमाका होता है। फिर भी गुई हुई उस अटैक को जैसे तैसे झेल लिया होता है, लेकिन उसे रोकने की वजह से गुई हुई फिर भी थोड़ा घायल हो जाता है। इस वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। जबकि इधर चाइफेंग धुएं में से आगे बढ़ते हुए कहता है कि गुई हुई, पहले मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाता था, लेकिन अब इतने लंबे समय से एक इलाइट डिसेबल बनने के बाद मैं पावर कंट्रोल आसानी से तुम्हें काबू में कर सकता हूँ। जिसके बाद फिर वो गुई हुई को घूरते हुए हंसकर कहता है कि तुम बस सिर्फ बिखरे हुए हो। तो ये सुनकर गुई हुई भी हैरान होते हुए उससे पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। चाइफेंग, जो कि हंसते हुए कहता है कि तुम इसे कभी भी समझ नहीं पाओगे, और तुम्हारे इस दिल के साथ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझसे एक लेयर हायर होने की वजह से तुम मुझे आसानी से हरा पाओगे। इधर चाइफेंग की ये सारी बात सुनने के बाद गुई हुई को अचानक से शौक लगता है और वो अपनी हार्ट की बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि तुम मेरे हार्ट की फिर से कह रहे हो। जबकि इधर चाइफेंग अभी भी आगे कहता है कि हालांकि ग्रैंड एल्डर की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब तुम इस बात को सीधा समझ लो, अब वो तुम खुद हो जिसने कि यहाँ पे हमें चैलेंज किया है, वो भी तब जब हम यहाँ पर तुम लोगों को मैनली तौर पर टेस्ट लेने के लिए आए हैं। तो अब ये हम पर नहीं बल्कि तुम पर निर्भर करता है कि अगर इसे कोई तोड़ मरोड़ करके पेश करता है। इतना कहने के बाद चाइफेंग अपनी दोनों उंगली के ऊपर फायर एनर्जी को कंडेंस करता है और फिर अपने सामने की ओर उसी फायर एनर्जी से एक स्लैश लगाता है। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि चाइफेंग का वो स्लैश अटैक वहाँ पे सामने खड़े बाकी के डिसाइपल से जाकर हिट होता है और अगले ही पल उन्हें पता भी नहीं चलता और उनके 2 हिस्से हो जाते हैं, जो देख करके तो बाकी के सभी डिसाइपल तो काफी ज्यादा घबरा गए होते हैं। और इधर गुई हुई, यूलिंग और टाइजिन भी काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। और ये सब करने के बाद इधर चाइफेंग कहता है कि और रही बात बाकी के
लेबर डिसेबल की तो वो सब तो सिर्फ हमारे सेक्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक गंदगी है और कुछ भी नहीं। तो फिर आखिर वो एक इलाइट बनने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? लेकिन अगर फिर भी तुम लोग ट्राई करने के बारे में सोच सकते हो तो तुम्हें बिल्कुल एक कीड़े की तरह कुचल दिया जाएगा। इतना कहकर चाय फेंग फिर वहाँ पर जोर जोर से हंसने लगता है। इसी के साथ यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगला सीन हमें वापस से सेक्ट एल्डर के सेक्ट हॉल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एल्डर यांग जो कि अपनी कहानियां बाकी के वेनरेबल को बताते हुए कहता है कि और इस तरह हम चारों ने अपनी जान बचाने से पहले खतरनाक हेल और अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया और इस तरीके से आपदा को फिर कभी होने से रोकने के लिए इस डीमन स्कैमिंग सेक्ट के एक इलाइट एल्डर और वेनरेबल होने के नाते ये हमारी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें सेक्ट की भलाई के लिए इसके बोझ को कैरी करने के लिए एक सच्चे व्यक्ति को तैयार करे और इस तरीके के बेकार की नीडलेस कैजुअलिटी से बचे और एक जीनियस को आगे विकसित होने दे। जबकि वेनरेबल यांग की ये सारी बातें सुनकर वेनरेबल सी भी परेशान होते हुए अपने मन में कहते हैं कि हे भगवान, अब तक तो यह पूरी शाम हो गई है और आखिर ये मोटा चर्बी आखिर कब तक बोलता रहेगा, क्या सुबह तक? जबकि इधर सेकंड एल्डर भी अपने मन में कहते हैं कि अब तक तो पूरा हो जाना चाहिए क्योंकि समय भी हो गया है। और तभी वेनरेबल सी वेनरेबल यांग से कहते हैं कि ठीक है वेनरेबल यांग, प्लीज अब आप कुछ देर के लिए शांत हो जाइए और अब मैं सब कुछ समझ गया और अब क्योंकि हमारे इस प्रस्ताव का इतना भारी विरोध हो रहा है तो ठीक है, फिर अभी के लिए हम इस बात पर रोक लगाते हैं और क्योंकि अब आज बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, आइए फिर हम लोग इस बात के ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। तो अब तभी वेनरेबल बाई भी वेनरेबल सी की बात पे एग्री करते हुए कहते हैं कि हाँ ब्रदर, इस बात के ऊपर तो मैं भी एग्री करता हूँ, वेनरेबल सी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे भी हम लोग इस बात के ऊपर पूरे दिन से चर्चा कर रहे हैं और अब बेहतर होगा कि फिर इस बात के ऊपर चर्चा करने के लिए बैठने से पहले खुद पहले ही इस बात की खोज कर ले। जबकि इधर वेनरेबल यांग तो इन सब की बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि यार हमेशा ही तुम लोग ऐसा क्यों करते हो, मैं कभी अपनी बात का आधा हिस्सा भी नहीं समझा पाता। तो वेनरेबल सी हंसते हुए कहते हैं कि वेनरेबल यांग, मैं आपके फीलिंग्स की हम लोग 10 साल से पढ़ रहे हैं। इसके बाद फिर वेनरेबल सी सेक्ट लीडर से कहते हैं कि सेक्ट लीडर प्लीज आज मेरी क्रूरता के लिए मुझे माफ कर देना और अब अगर आगे कुछ ना रह गया होगा तो फिर चलिए अब हम लोग इस मीटिंग को यहीं पर एंड करते हैं और लेबर ऑफिस के इस भविष्य के ऊपर किसी और दिन डिस्कस करेंगे। और वेनरेबल सी की बातें सुनने के बाद में सेक्ट लीडर भी कुछ देर के लिए शांति से सोचने लगते हैं और कहते हैं कि अगर इस बात के ऊपर मीटिंग दोबारा होगी तो वो मैं खुद करूँगा, ना कि तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार घंटी बजाने लग जाना, क्योंकि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं उसकी हालत खराब कर दूंगा, जिसके बाद वो घंटी बजाने के लायक भी नहीं रहेगा। वेनरेबल सी स्माइल करते हुए उससे कहता है कि ठीक है मालिक, मैं इस बात को हमेशा याद रखूंगा। जबकि इधर वेनरेबल बाई तो जो कि टाका मारकर हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि वेनरेबल सी को इस तरीके से गिरा हुआ देख करके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इस सब के लिए तो एल्डर यांग का धन्यवाद बनता है, क्योंकि एल्डर यांग ने तो वेनरेबल सी की अपनी बोलती से ही उन बुड्ढे के होश उड़ा दिए थे, वो भी जब तक वो बर्दाश्त भी नहीं कर सके। वरना तो हमें नहीं लगता कि हम लोग आखिर उसके साथ इतने समय तक और फंसे रहते। तो तभी वेनरेबल यांग भी कहता है कि आखिर में कब टाल मटोल वाली बातें कर रहा था, मैं एक कुशल संचालक हूँ, इस बात को हमेशा याद रखना। और जबकि वो तो क्लियर तौर पर बिल्कुल गलत था और सिर्फ हमारे माइट अधिकारों ने ही उसे कुछ थोड़े बहुत राइट सेंस दिए हैं और मेरे पास तो शेयर करने के लिए और भी कई सारे रिलेशंस हैं और अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें भी उन्हें शेयर कर सकता हूँ। उसी वक्त सेक्ट के लीडर भी पीछे से आते हुए कहते हैं कि ये काफी अजीब बात है एंड वेनरेबल सी आखिर आज यहाँ पर क्या कर रहे थे, और मेरे ख्याल से वो आज यहाँ पर अपनी उन यूजुअल प्लान के साथ नहीं आए थे जो कि वो हमेशा आते हैं। ये सुनकर वेनरेबल यांग कहते हैं कि मेरे ख्याल से तो वो यहाँ पर सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए आया थे और यहाँ पे सिर्फ हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। और ये लोग जो कि बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पीछे से कोई उन्हें बताता है कि लेबर ऑफिस की यूलिन यहाँ पे सेक्ट लीडर और मास्टर से रिक्वेस्ट करने के लिए आई है। जबकि इधर यूलिन का नाम सुन करके तो उसके मास्टर वेनरेबल बाई थोड़ा हैरान होते हुए कहते हैं कि यूलिन आखिर वो लड़की यहाँ पर किसके लिए आई है। जबकि इधर सेक्ट लीडर तो उससे अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। तब ये सुनकर यूलिन भी जल्दी से अंदर आते हुए उन लोगों से कहती है कि सेक्ट लीडर इलाइट लोगों ने हमारे लेबर ऑफिस में आकर एक काफी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी है। उन्होंने लेबर ऑफिस में कई सारे लोगों को मार दिया है और कई सारों को तो क्रिपल कर दिया है। साथ ही उन्होंने हम लोगों को ये भी धमकी दी है कि अगर हम लोग इलाइट एरिया में जाने की कोशिश करेंगे
है तो इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। यूलिन की ये बातें सुन करके तो वहाँ पर खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं, जबकि वेनरेबल यंग शौक होकर चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या आखिर वो कौन कमीना बच्चा है जिसमें कि इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई है जो उसने वहाँ जाकर लेबर ऑफिस में डिसेबल को मार डाला। क्या उसे रूल्स की कोई परवाह नहीं है? यूलिंग उन्हें उसके बारे में बताते हुए कहती है कि उनमें से एक चाई फेंग है और दूसरा युआन। वेनरेबल सर, जबकि इधर उन दोनों के नाम सुन करके तो वेनरेबल भाई भी हैरान होते हुए कहते हैं कि क्या उनमें से एक 7th एल्डर की ग्रैंड डॉटर है जबकि दूसरा 2nd एल्डर का ग्रैंड सन है। और तभी वेनरेबल की भी कहते हैं कि वो लोग तो वेनरेबल सी के साइड पे हैं। और तभी सेक्ट लीडर भी कहते हैं कि तो अब समझ में आ गया वेनरेबल सी ने अपना ये गुड मूव चला है। सचमुच उसने एक ऐसे अच्छे डिवीजन का यूज किया है कि जिस समय हाई वेनरेबल लेबर ऑफिस से दूर सेक्युलरिज्म में है। और जबकि हम सभी लोग यहाँ पे इस मीटिंग में थे उस समय का फायदा उठाते हुए लेबर ऑफिस को इलाइट्स का एक कट्टर दुश्मन बना दिया, ताकि इस तरह अब हमारे लिए लेबर ऑफिस से इलाइट्स कैंडिडेट को चुनना अब काफी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा। और इस समय इनर सेक्ट एक एडवांटेज में होगा। और इसी के साथ में ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।